बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 5 में हेड एंड नेक मॉड्यूल में एजिंग का टॉपिक है और फर्दर इसमें है फेमिलियराइज विद एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस एंड डिस्कस एज चेंजेस ऑफ मैंडिबल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। अब एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है प्रेस्बाइक्यूसिस या प्रेस्बाइकसिस। ये क्या होता है कि ग्रेजुअली लॉस ऑफ हेयरिंग होती है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है। जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होगी तो ग्रेजुअली हेयरिंग लॉस होता है। इट इज़ अ कॉमन कंडीशन दैट टिपिकली इफेक्ट्स बोथ ईयर्स इक्वली एंड प्रोग्रेसेस ओवर टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ईयर्स को इफेक्ट करेगा, इक्वली इफेक्ट कर रहा होता है तो दोनों कानों की ही जो क़ुव्वत समाअत है वो कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके कुछ ना अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस के। ग्रेजुअल ऑनसेट होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ना जो हेयरिंग लॉस है वो कम होता है, इतना सडन नहीं होता कि नोटिसेबल हो। और दूसरा ये बायलैटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है कि दोनों ईयर्स को इक्वली इफेक्ट करते हैं। फिर हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस होता है कि सबसे पहले जो हाई पिच साउंड है या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है ना, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच साउंड कौन से होते हैं जो बहुत श्रिल वॉइस होती है। जैसे फीमेल की वॉइस कंपैरेटिवली हाई पिच्ड होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो जो भी हाई पिच साउंड है ना वो पहले हार्डर टू हियर होते हैं कि जो हाई पिच साउंड्स है ना उनको सुनने की सलाहियत कम होती है पहले। और इसकी वजह से जो स्पीच है ओवरऑल जब मतलब आपको हाई पिच साउंड नहीं सुन रहे, आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हेयरिंग लॉस हो रहा है तो आपको चीज़ें में सुनने में या सामने वाला जो बोल रहा है जो उसकी स्पीच है वो मसला होगा। और स्पेशली तब होगा जब बहुत नॉइसी इन्वायरमेंट है, जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ बोल रहे हैं, जब ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही है तो उस टाइम पे आपको वो अच्छे से आप उनको पिक नहीं कर सकते। फिर है साउंड की लोकलाइजेशन में डिफ़िकल्टी होगी। लोकलाइजेशन का मतलब है कि ये चीज़ देखना अपना, जैसे आपको कोई आवाज़ देता है ना तो विदाउट इवन सीइंग द पर्सन आप बता सकते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई है। तो ये जो साउंड की लोकलाइजेशन है कि हमारे जो बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि आवाज़ का ओरिजिन कहाँ से, साउंड कहाँ से आ रही है, वो ख़त्म होती है, वो उसमें मसला बनता है इसमें, ठीक है, डिफ़िकल्टी विद साउंड लोकलाइजेशन। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एज रिलेटेड है, तो वो उसकी एज मेन कॉज है, लेकिन एज इंक्रीज़ होने से ऐसा बेसिकली होता है क्या है कि जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होती है। तो उसमें सबसे पहले जो इनर ईयर के स्ट्रक्चर है ना, मेनली इसमें इफेक्ट होता है कॉक्लिया। तो प्रेस्बाइक्यूसिस में अगर आप कहें ना तो जो मेन स्ट्रक्चर पे हो रहा होता है, जिसमें चेंज आ रहा होता है, जिस इम्पैक्ट हो रहा होता है, जो मेन अंडरलाइन कॉज है वो कॉक्लिया में चेंजेस आते हैं। इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स मेनली कॉक्लिया, इनर ईयर में दो चीज़ें होती हैं ना, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो कॉक्लिया में चेंजेस आती हैं कॉक्लिया के हेयर सेल्स में, ठीक है, और हेयर सेल्स ने ही वो बेसिकली वही हेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म है, सेकेंड ईयर में आप डिटेल से पढ़ेंगे ये फिजियोलॉजी में। अब आगे है कि मिडल ईयर में चेंजेस आ सकती हैं। सबसे पहले इनर ईयर में थे, मिडल ईयर में क्या होता है कि जो उसके ऑसिकल्स होते हैं ना, मिडल ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, स्टेपीस, इनकेस वो इनकस, वो सारे ना स्टिफन हो जाते हैं और वो प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर पाते जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी से वो पहले कर रहे होते हैं। अब जब वो बोन्स ने वाइब्रेट करना होता है, ऑसिलेट करना होता है, तो उसी से साउंड्स की वो रिसीव होती है ना, साउंड ट्रांसमिट होती है, आपके ब्रेन तक जाता है सिग्नल। जब वो ही प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो स्टिफन हो गए हैं, तो प्रॉपर साउंड सिग्नल नहीं जाएगा। तो उनको वाइब्रेट करने के लिए स्टिमुलस ज़्यादा चाहिए होगा, जिसका मतलब है कि ऊंची आवाज़ होगी तब ही वो साउंड को परसीव कर पाएंगे। फिर है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिक्लाइन। सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिक्लाइन का मतलब है कि जो ब्रेन की एबिलिटी है, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स ने लेके जाना था सिग्नल, अब उसमें कोई डेफिशिएंसी आ रही है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉमुलेटिव नॉइस एक्सपोजर है कि बहुत देर तक ना लाउड म्यूज़िक या लाउड नॉइसेस से रहें, या कोई इस तरह की जॉब हो जिसमें बहुत ज़्यादा शोर है, काफ़ी देर तक आप उससे एक्सपोज रहें, तो उससे भी मसला आ सकता है ये वाला। उसके बाद है हेल्थ कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये एक्सेसरबेट करती हैं हेयरिंग लॉस को भी। हमने पहले वो ब्लाइंडनेस का टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर भी यही सारे फैक्टर्स थे कि जो जैसे डायबिटीज़, सीवीएस डिजीज़ और हाइपरटेंशन। अच्छा, इससे ना एक चीज़ से आप और इसको याद रख सकते हैं कि जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आप क्रॉनिक इलनेसेस का पूछते हो, मेनली डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का, इनका लाजमी पूछते हैं। तो वो इसका यही होता है कि बहुत सी फर्दर ना ये डिजीज़ को लीड करते हैं, और मतलब अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, तो इंसान बहुत ज़्यादा, और उसके फर्दर बाकी सिस्टम्स भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे उधर ब्लाइंडनेस में हमने पढ़ा कि उसकी भी अंडरलाइन कॉज हो सकती है। अब इधर हेयरिंग लॉस है तो उसमें भी अंडरलाइन कॉज जो सी है वो हाइपरटेंशन या सीवियस डिजीज़ या डायबिटीज़ हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं कि
इंसान ना कन्वर्सेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, स्पेशली नॉइसी इन्वायरमेंट में। फिर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंटली दूसरों से पूछना पड़ता है कि आपने क्या कहा था, क्योंकि उसको आवाज़ नहीं सुन रही, तो ऊंचा सुनेगा और वो बार बार पूछेगा कि आपने क्या कहा है। फिर है वो परसीव करने की कोशिश करेगा लोगों की जो आवाज़ है ना, उसको ऐसे लगेगा जैसे वो मम्बलिंग कर रहे हैं या बहुत अनक्लियरली बोल रहे हैं या बहुत लाउड नॉइस में बोल रहे हैं, क्योंकि उसके जो ईयर्स हैं वो परसीव नहीं कर पा रहे नॉर्मल वॉइस लेवल को। फिर है टिनाइटस, एक कंडीशन होती है जिसमें कहते हैं कानों में ना रिंगिंग आवाज़ आना, शाँ शाँ की आवाज़ आना कानों में, उसे हम कहते हैं टिनाइटस। वो भी साथ इसके सिम्टम्स में आ सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस जो भी ईयर रेलिवेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अपरेटस हैं। ऑडियोमीट्री होती है, प्योर टोन ऑडियोमीटर से, या ये ऑडियोमीट्री करेंगे। टिम्पैनोमेट्री या स्पीच टेस्टिंग। ऑडियोमीट्री में ना वो देखा रहता है कि इंसान की ना जो है वो डिफरेंट पिचेस और वॉल्यूम्स की साउंड उसको सुनाई जाती है, और उसकी देखा रहता है कि उसके जो से हेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो हेयरिंग उसकी नॉर्मल है प्रॉपर या नहीं। टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से याद रखेंगे, वो मिडल ईयर के फंक्शन टेस्ट होते हैं टिम्पैनोमेट्री में। स्पीच टेस्टिंग में देखा जाता है कि जो आवाज़ बोली गई है वो उसने प्रिस्क्रीव की है, और बाद में वो लाइक उसको रिपीट करेगा ना पेशेंट, तो आपने देखना है कि अंडरस्टैंडेबल है। बाज़ों का आवाज़ आ रही होती है पेशेंट को, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती कि सामने वाला बोल क्या रहा है। उसको वो वो अगर कोई बिल्कुल सही अल्फाज में बोल रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज़ आ कार, ये मैंने लाइन बोली है, जो पेशेंट है वो परसीव ये करेगा लाजमी कि मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन वो जो वर्ड्स है ना वो उसको मम्बलिंग या जम्बल्ड सुनाई देंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा। उसे लग रहा होगा जैसे मैं मुँह में कुछ बोल रही हूँ, मैं कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल रही। तो वो भी देखना था कि स्पीच को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ये स्पीच टेस्टिंग में होता है। ऑडियोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री है, स्पीच टेस्टिंग है। मैनेजमेंट क्या है, सबसे कॉमन जो मैनेजमेंट है वो हेयरिंग एड्स है, कि जो मोस्टली एजेड पीपल होते हैं वो हेयरिंग एड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको उससे भी याद रहेगा कि सबसे आपने अपने सराउंडिंग में भी हेयरिंग एड्स देखी होंगी कि कान में एक अपरेटस सा लगाया होता है मशीन से। उससे क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना इन्वायरमेंट में, वो उसको कुछ टाइम्स एम्पलीफाई करता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, के पेशेंट की कितना हद तक हेयरिंग लॉस हो चुका है। तो वो उस इंटेंसिटी से जो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर देते, थोड़ा एम्पलीफाई कर देते साउंड को, ताकि पेशेंट को भी वैसे ही सुनाई दे जैसे नॉर्मल इंसान सुन सकता है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा एक्टिव असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस हैं कि टेलीफोन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं कि वो इंसान ना आहिस्ता आहिस्ता लिप रीडिंग सीख ले, उसको थोड़ा अंदाज़ा लगा ले कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। कभी टीवी ऑफ़ किया हो आपने, कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो वो आपको जो सामने वाला इंसान बोल रहा है ना उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके लिपसिंग से काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाती है स्पीच की कि वो क्या है। तो ये काइंड ऑफ उनकी प्रैक्टिस हो जाती है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के, वो लिप रीडिंग सीख लें और लर्निंग टू यूज़ विजुअल क्यूज़। फिर रेगुलर हेयरिंग चेकअप्स करने, ताकि उसके कान में कोई इससे पहले कि परमानेंट हेयरिंग लॉस हो, कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो, आपने साथ साथ ना उसको मोनीटर करना होता है। हर चीज़ में आपने रेगुलर चेकअप्स तो करने हैं। किसी को भी कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है तो आपने उसके चेकअप्स को, रेगुलर चेकअप्स को अपने मेक श्योर करना होता है पेशेंट की, ताकि ना ट्रीटमेंट से एडहेरेंस रहे। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, प्रोटेक्टिंग ईयर फ्रॉम लाउड नॉइसेस, ये हमने उसमें भी पढ़ा था कम्युनिटी मेडिसिन में जब ये टॉपिक आया था। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और रेगुलर हेयरिंग स्क्रीनिंग्स के मैंने तब बताया था कि सीमेड में क्या होता है, कम्युनिटी मेडिसिन को सीमेड हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने चीज़ को पहले ही प्रिवेंट करना होता है, डिजीज़ होने से पहले आपने उसको प्रिवेंट करना है। तो उसका क्या वेज होते हैं कि आपने उससे कहने कि आपने बहुत ऊंची, आपने खुद भी अपनी डेली लाइफ में भी ये कोशिश करनी है कि बहुत लाउड नॉइस ना सुनी जाए। वे जो एक वो ट्रेंड बन गया ना कि हर वक्त एयर प्लग्स यूज़ करें, एयरपॉड्स यूज़ करें, म्यूज़िक लगाया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ आपने, लेक्चर भी इवन सुन रहे हैं तो बहुत लाउड उसका होता है, वॉल्यूम होता है। या आपने हर वक्त ना कुछ भी नहीं है तो आपने वो एयर प्लग्स हर वक्त फिर भी स्टिल कान में दिए होते हैं। तो उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि वो इंसान की इवेंचुअली हेयरिंग पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फील लाइक कि वो उसने वाकई आपको ना बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। तो ये भी प्रैक्टिस आपने अभी से करनी है कि जितना कम से कम यूज़ हो उतना ये एयरपॉड्स का या फिर हैंड फ्री का यूज़ कम से कम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है इसके MCQs मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।